आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है अक्ष। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है उसको हम लोग अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो रेखा है जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है इसको हम लोग अक्ष कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब होता है, ठीक है, पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमती है, तो इसकी आपको घूर्णन की दिशा याद रखनी है। अभी हम लोग अक्ष को और अच्छे से समझेंगे बड़े फिगर में, अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसी से काम चला लीजिए। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको भी अभी हम लोग आगे फिगर में देखते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी को बीचों बीच से विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं, जो बीचों बीच से होकर जाती है। ये सभी अभी हम लोग फिगर में देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पृथ्वी के ताप कटिबंधों की बात करें तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये फ़िलहाल मेन 3 प्रकार के होते हैं, बाकी तो होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री जो बीचों बीच से जा रही है इसको विषुवत रेखा हम लोग कहते हैं। फिर ये उत्तरी ध्रुव व्रत आपका 66.5 डिग्री पे और 66.5 डिग्री दक्षिण पे दक्षिणी ध्रुव व्रत। 0 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव है और 0 डिग्री दक्षिण दक्षिणी ध्रुव है। इसके बाद ग्रिड किसको कहते हैं? तो ग्रिड कहते हैं अक्षांशों और देशांतरीय यामांतरों का जाल। ये अक्षांश रेखाएं जैसे हैं और इसके बाद ये जो देशांतर रेखाएं हैं इन्हीं के इस जाल को ग्रिड कहते हैं। अभी हम लोग आगे चित्र में इसको भी देखेंगे। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है और अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। यहाँ पे आपका देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो जैसे ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे बनी होती हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है जो यहाँ पे ज़्यादा है और ये ध्रुवों की तरफ क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जाके जुड़ती हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे दूरी कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो विषुवत वृत्त पे इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, जबकि अगर हम लोग ध्रुवों की तरफ बात करें तो ध्रुवों की ओर जाते जाते घटती जाती है और ध्रुवों तक तो शून्य ही हो जाती है। अब अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ऐसे आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। ऊपर 0 डिग्री पे आपका उत्तरी ध्रुव होता है। अब हमने अक्षांश रेखाओं की अगर बात की है तो बहुत सारी किताबों में 180 लिखा होता है, और जो कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कहीं कहीं पे 181 भी लिखा होता है, जो कि गलत है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो ये रेखाएं हैं, ठीक है, ये आपकी रेखाएं हैं और 2 अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे एक अक्षांश ये है, एक अक्षांश ये है, मान लीजिए ये और ये 2 अक्षांश हैं, इनको ये रेखा जब मिलाएगी तो इसको अक्षांश रेखा कहेंगे। अब इस तरह की रेखाओं की संख्या 179 होगी, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है ये अक्षांश रेखा नहीं है, ये अक्षांश है केवल। वहाँ पे एक केवल पॉइंट है, वहाँ रेखा जैसा कुछ भी नहीं है। तो अक्षांशों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो ये 181 इसीलिए हो जाती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 अक्षांश बढ़ जाते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम रूप है में वास्तविक पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप, मतलब अगर पृथ्वी को छोटे रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसी को हम लोग ग्लोब कहते हैं। उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक ऊष्मा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग अक्ष के बारे में देखेंगे। ये पूरा हमारा ग्लोब है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक काल्पनिक रेखा है जो इसके बीचों बीच से होकर जाती है और जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग
अक्ष कहते हैं, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इसके बाद हम लोग अक्षांशों की बात करें तो ये अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब के चारों ओर होती हैं, और ये आप देख सकते हैं एक ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, और ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ताप कटिबंधों की। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच, यानी ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो इनके जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ सूर्य की रोशनी एकदम सीधे पड़ती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण का मतलब है बहुत गर्म। तो इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी एकदम सीधी सीधी पड़ती है और ये एरिया काफ़ी गर्म होता है। तो इस वजह से यहाँ इन क्षेत्रों में जो लोग पाए जाते हैं, इसी वजह से उनका कलर थोड़ा सा काला हो जाता है, क्योंकि धूप और आर्द्रता। अब यहाँ पे जैसे तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो बारिश भी सबसे ज़्यादा होगी, और जहाँ पे तापमान भी बहुत अधिक और बारिश भी बहुत अधिक होती है तो वहाँ उमस जैसा माहौल होता है, और उमस जैसे माहौल में आपके कलर पर भी फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कीट पतंगे भी, सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी यहीं, बीमारियाँ भी यहीं होंगी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा वनस्पति और जैव विविधता भी इसी क्षेत्र में होगी, क्योंकि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा आपको बारिश और तापमान की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे दोनों ही पर्याप्त मात्रा में अच्छा खासा पाया जाता है। तो ये आपका हो गया उष्ण कटिबंध। इसके बाद थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा, जहाँ पे सूरज की रोशनी थोड़ा तिरछी पड़ती हैं, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण जब मिलता है तो इसको शीतोष्ण कहते हैं, कि उसमें थोड़ा सा ठंडा पोर्शन भी होता है और थोड़ा सा गर्म पोर्शन भी होता है, 50-50 वाला हिसाब। अब ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी जा ही नहीं पाती, तो वहाँ पे पूरा बर्फ़ ही जमी रहती है। जैसे ये आपका शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का मतलब बहुत ठंडा इलाका, जहाँ पे खूब ठंड पड़ती है, तो ये शीत कटिबंध होता है। यहाँ से 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर उत्तरी ध्रुव तक ये शीत कटिबंध है। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव में 66.5 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक, तो ये शीत कटिबंध है। तो 3 तरह के हम लोग ताप कटिबंधों के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पे ये देशांतर रेखाएं हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो बीच में विषुवत रेखा के पास, इसमें इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे इनके बीच की दूरी घटती जाती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का ये जो पैटर्न बन रहा है, जाल बन रहा है, इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। यही अभी हम लोग पढ़ रहे थे। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम लोग प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं, और इसी के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर एक दिन पूरा हो जाता है, इसलिए उसको तिथि रेखा कहा जाता है। अब दो देशांतरों के बीच की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। वो अभी हमने आपको दिखाई दिया है देशांतर क्या है। ग्रीनविच ब्रिटिश वेधशाला से गुजरने वाले 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। तो ये खैर आपसे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इनके जो बीच की मैक्सिमम दूरी होती है लगभग 111.32 किलोमीटर के आसपास इनके बीच की दूरी अधिकतम दूरी होती है। अब वो बदलती भी रहती है थोड़ा बहुत, तो ये आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में ही दोनों मिलते हैं। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर, ये दोनों अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। अब देशांतर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है, अगर हम ये मान लीजिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये हमारी प्रमुख यामोत्तर है 0 डिग्री,
और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है, क्योंकि इसका अंदाज़ा ये मान लीजिए आपका पूरा 360 डिग्री घूम के जाएगा। तो इसी से पूरा निकालने के बाद आपका 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आता है, ठीक है। और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के आसपास होता है जब आप 360 डिग्री को 24 घंटे से भाग करेंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है पूरा अपना घूर्णन कितने 24 घंटे में करती है। तो यहाँ पे आपका 1 घंटे का निकल आएगा हिसाब किताब कितना होगा। तो ये 24 एकम 24 अगर भाग करेंगे तो ये 15 डिग्री के आसपास आपका निकलेगा। तो उससे फिर अगर आप इस प्रमुख यामोत्तर रेखा से पश्चिम की ओर आते हैं तो आपका टाइम घटेगा। मतलब जैसे यहाँ पे 5 बजा है तो हमने बताया कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। अगर आप इधर 15 डिग्री जाएंगे तो 1 घंटे कम हो जाएगा, यानी 15 डिग्री पश्चिम में आपका 4 बजेगा। अगर वही पूरब की दिशा में आप 15 डिग्री जाएंगे तो 5 की बजाय यहाँ पे 6 बज जाएगा। तो पूरब की ओर समय आपका जुड़ जाता है और पश्चिम की ओर आपका समय कम हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। अगर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा है तो ये अगर मान लीजिए कभी कभी 15 के गुणज में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये भी याद रखना कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो डिग्री को आप 4 से गुणा कर लेंगे, उतने ही आपके मिनट आगे बढ़ जाएगा समय। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब 82.5 डिग्री, मान लीजिए 82.5 डिग्री मैंने बताया आपको कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक है। 15 डिग्री देशांतर होता है तो आपका 1 घंटा बढ़ता है। यहाँ पे है 82.5 डिग्री, यानी 15 पचे 75, एक तो अभी 75 तक आप सीधे पहुँच जाएंगे। 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, यही तो हुआ। 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, तो 75 डिग्री का मतलब है 5 घंटे, तो यही हो गया। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 15 पचे 75, तो 5 घंटे ये हो गया। और 15 का आधा है 7.5, तो आधा घंटा ये हो गया, यानी 5 घंटे 30 मिनट। अब जो हमारा इंडिया है, ये मान लीजिए ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से इस साइड में 82.5 डिग्री पे हमारे भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। तो यहाँ से इस वजह से 5 घंटे 30 मिनट हमारा समय ग्रीनविच रेखा से आगे रहता है। यानी ग्रीनविच पर अगर 12 बजेगा तो हमारे यहाँ उस समय 5:30 बज रहा होगा। अब यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों ही आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो ये इसके बारे में आप देख ही चुके हैं, पूरे वर्ल्ड का मैप है। अब ये यहाँ पे विश्व के समय क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो रूस में बनाए गए हैं। कुल 11 टाइम जोन रूस में हैं और अमेरिका में 7 हैं। कनाडा, इसी के बगल में कनाडा है, तो कनाडा में 6 टाइम जोन हैं। अपने भारत में केवल एक ही टाइम जोन से काम चला लिया गया है, तो इतना ज़्यादा खैर याद करने की ज़रूरत नहीं है। रूस कहीं कहीं पे कुछ किताबों में 9 भी टाइम जोन दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है 11 ही टाइम जोन है रशिया में। अब अपने भारत की हम लोग बात करेंगे। 82.5 डिग्री पूरब ये हमारे भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। इसी एक रेखा से हम लोग काम चला लेते हैं, जो पूरे भारत का लगभग एक ही समय दर्शाती है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे इनके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो पश्चिमी जो हमारा यहाँ पश्चिमोत्तर बिंदु है गौरमाता गुजरात में, ठीक है। गौरमाता गुजरात में हमारा पश्चिमी बिंदु है सबसे, और यहाँ पे पूर्वी बिंदु है किबिथू। किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में, किबिथू ये अरुणाचल प्रदेश में है सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच में अगर हम लोग ये टाइम देखें तो ये इन दोनों के बीच में करीब 2 घंटे का अंतर होता है। इसमें हम लोग एक से ज़्यादा टाइम जोन बना सकते थे इसको कवर करने के लिए,
लेकिन फिर ये सोचा गया कि प्रशासनिक समस्याएं होंगी, अलग अलग टाइम होगा इंडिया में, तो इस वजह से केवल एक ही मानक रेखा हम लोगों ने बना रखी है 82.5 डिग्री पूरब। ठीक है, जो मिर्ज़ापुर से होकर जाती है, कहीं कहीं पे आपको इलाहाबाद के नैनी से भी होकर मिलेगी। कुछ किताबों में इलाहाबाद के नैनी से होकर दिया गया है और कुछ किताबों में क्या, वैसे तो मिर्ज़ापुर से होकर निकलती है। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, एक ही पूछा जाएगा इतना श्योर है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन में एक आएगा, या तो मिर्ज़ापुर या तो इलाहाबाद के नैनी से होकर। अब इसमें एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना है, आओ कम। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है अपनी 82.5 डिग्री मानक यमोत्तर रेखा। अब ये 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे ऊपर हमारा उत्तर प्रदेश मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद फिर यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बीच में मध्य प्रदेश मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश के बाद नीचे सबसे आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर हमारे 82.5 डिग्री की यमोत्तर रेखा गुजरती है। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी समझ में आया होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे। इस तरह से हम पूरी NCERT कवर करेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।